है, वो बच्चा अपनी माँ की आंखों से समझ जाएगा कि मेरी माँ मेरे को डांटने वाली है, कहने वाली है, समझाने वाली है, क्या करने वाली है। पापा को भी मूड देख के बात करता है अगला। मतलब लैंग्वेज, कुत्तों की भाषा हो, इशारों की भाषा हो, जानवरों की हो, एनवायरमेंट से भी वाइब्रेशंस कैच कर लेते हैं ऐसे बच्चे जिनका लिंग्विस्टिक अच्छा होता है। जरूरी नहीं है मैं हिंदी अंग्रेजी की बात कर रहा हूं। अब जिनका लिंग्विस्टिक अच्छा है बाय बर्थ, वो 5 साल की उम्र तक 10 भाषाएं सीखने की काबिलियत होती है उनमें। मतलब जितनी मर्जी लैंग्वेजेस सिखा दो वो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, कॉप अप कर जाएंगे आराम से। दे आर मेंट फॉर लैंग्वेज बेसिकली। अब अगर म्यूजिक अच्छा है और लैंग्वेज अच्छा है, ही इज अ सिंगर। ठीक है जी, म्यूजिक अच्छा है, लैंग्वेज अच्छी है, क्रिएटिव दिमाग है, तो गाने लिखने शुरू कर देगा, पोयम लिखनी शुरू कर देगा, गीतकार बन जाएगा। हैं जी, गीत गा भी सकता है और गीत लिख भी सकता है। लिंग्विस्टिक अच्छी है तो उसको पढ़ने का शौक भी होएगा, नॉवेल्स खुद ही होएगा अपने आप ही। और जिसको पढ़ने का शौक अच्छा है उसको लिखने का भी शौक होएगा ऑटोमेटिकली। कुछ दिनों के बाद उसने लिखना ही लिखना है जिसको पढ़ने का शौक होएगा। तो जिसका लिंग्विस्टिक अच्छा है उसको अगर किताब लिखनी नहीं आती तो बंदा डायरी जरूर लिखेगा। वो मतलब मेरे पास एक ऐसे पर्सन आए जिन्होंने मुझे कहा, डॉक्टर साहब 50 साल उम्र हो गई है, परमात्मा का दिया सब कुछ है, पर जिंदगी में ना अच्छा सा नहीं लगता कुछ। 3-3 फैक्ट्रियां हैं, खूब मोटी टर्नओवर है, पर अच्छा सा नहीं लग रहा। इंटर और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के बाद में अगर उसका लिंग्विस्टिक स्ट्रांग है, समथिंग इंपॉर्टेंट, अगर लिंग्विस्टिक अच्छा, अब उसके पास इंटर और इंट्रापर्सनल के बाद में उनका लिंग्विस्टिक अच्छा था। मैंने उनको बोला कि भाई साहब आप ना थोड़ा लिखा करो। बोलते लिखता तो मैं सारा दिन रहता हूं। मैं कहा वो जो कागजों में रिकॉर्ड बनाते हो वो नहीं कह रहा हूं, जो दिमाग में आ रहा है ना कुछ भी उल जलूल, वो लिखना है। डू यू फाइंड यूर सेल्फ कि आधा घंटा ऐसा मिल जाए आपको? वो तो रात को ही पॉसिबल है डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा आप एक काम करिए, 1 हफ्ते के लिए ट्रायल बेसिस पे मेरे कहने से रोज आधा घंटा जाने के बाद लिखना शुरू कीजिए, एंड जस्ट टेल मी आफ्टर 1 वीक कि कैसा फील होता है। जैसे डॉक्टर देता है 3 दिन की ले जा दवाई, अगर आराम हो तो बताना। लाइक दैट। आफ्टर 1 वीक कहता यार मैं तो 1 हफ्ते की छुट्टी पे जा रहा हूं पहाड़ों पे लिखने के लिए। ही वाज फीलिंग लाइक दैट कि यार शाम को लिखने बैठता हूं, सोचा था आधा घंटा लिखूंगा, रात रात बीत जाती है। दे लव टू डू दैट, सिंपली दे आर मेंट फॉर दैट थिंग, उसी के लिए बने हैं। वही चीज मिल जाए, चाहिए नहीं उनको कुछ भी। तभी तो ये फकीर होते हैं, पेंटर हुआ चाहे राइटर हुआ, बाद में करोड़पति बने बात अलग है, लेकिन ये जिंदगी ऐसी जीते हैं उनको पता लग जाता है बचपन में कि ये चीज चाहिए। माँ बाप को भी आपने ये नहीं बताना है कि इसे लेखक बनाना है, ना 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 ना, उनको इतना बताना है इसको जो पसंद हो वैसी नॉवेल्स लाके दे दो। पढ़ने का शौक डालना भर है, बस कुछ नहीं करना आपने, बाकी काम वो अपने आप कर लेगा। स्पोर्ट्समैन पैदा हुआ है तो उसको ग्राउंड तक लेकर जाना आपका काम है, बाकी वो रास्ते ढूंढ लेगा खुद ही। म्यूजिकल इंटेलिजेंस हाई है तो उसको बोलना है माँ बाप को कि जी बाकी पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ 1 घंटा म्यूजिक की क्लास ज्वाइन करा दो। फिर वो बच्चा अपने 23 घंटे की मेहनत उस म्यूजिक क्लास के लिए काट लेगा। और ये गारंटी से कहता हूं, एंड इट वर्कड ऑल द टाइम्स, कि उस बच्चे को म्यूजिक क्लास डाल दी, मैंने बोला 2 महीने इसको पढ़ने को मत बोलो और म्यूजिक सिखा दो। म्यूजिक सिखा दिया। अब बोले जी 2 महीने पूरे हो गए, अब क्या करें? मैं कहा अब ये करो कि इसको बोलो कि अगर नंबर कम आए तो म्यूजिक क्लास छुड़वा देंगे। वो चस्का लगा दिया पहले, अब म्यूजिक क्लास के बिना बंदा जी नहीं सकता, उसके चक्कर में बेचारा पढ़ रहा है। वो उस 2 घंटे के इंतजार में 22 घंटे पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है उसको, लेकिन उसको वो चीज मिलनी चाहिए एक बार कि हाँ इसके बिना मैं नहीं रह सकता। और वो एक बार मिलने के बाद ही महसूस हो जाएगी ना, महसूस होने के बाद ही मोटिवेट होगा, महसूस होने से पहले मोटिवेट नहीं होगा। उसके लिए पेशेंस चाहिए होता है, उसके लिए माँ बाप को समझाना है और उसी के लिए आपको समझना है। Every problem has a solution. अगर देखिए बात ये है, इट्स नॉट अ चैलेंज एक्चुअली। अगर आपकी कन्विंसिंग है, अगर आपने उसको बात सही बताई है, एफिशिएंट पर्सन को आप सीधा इंस्ट्रक्शन देके नहीं समझा सकते। फिर वहां ये टैबलेट काम करेगी जो मेरे वाली, कि 1 हफ्ता ट्राई करके देख लो, 1 महीना मेरे कहने से करके देख लो। आप देखोगे बच्चा जिस काम के लिए पैदा हुआ है, अगर वो उसे दिन में 1 घंटा मिल जाए, उसके पूरे दिन का बिहेवियर बदल जाता है।
खुश भी रहना शुरू कर देता है, बात भी मानना शुरू कर देता है, पढ़ना भी शुरू कर देता है। यू विल फील उसका ऑटोमेटिक चेंज होता है, क्योंकि व्हेन यू आर डूइंग व्हाट यू आर मेंट टू डू, आप अंदर से अच्छा महसूस करने लग जाते हो। इरिटेशन आधे टाइम तो हम दूसरे को गाली इसलिए देते हैं कि अंदर से दुखी हैं हम खुद। डोंट यू फील दैट? हम अंदर से मस्त हैं, भाड़ में जाओ ना दुनिया, अपन तो मस्त हैं ही। क्यों अपना दिमाग क्यों खराब करेगा? जिसको खुश रहना आ गया ना, वो बहाने ढूंढेगा खुश होने का। उसको पता लग जाएगा कि खुशी की जो अल्टीमेट पीस है वो कहां मिलती है। जिसको खुश रहना आ गया, वो जिंदगी में दोबारा दुखी ना होएगा ना करेगा किसी को, ये पक्का है। दूसरे को मारता भी वही है जो खुद डरा हुआ है, दूसरे को गाली भी वो देता है जिसके अंदर गालियां भरी हुई हैं, जो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है। जो अंदर से खुश है ना, वो कभी किसी को कुछ नहीं कहता, नेवर एवर। दिस इज द फैक्ट। नेक्स्ट इंटेलिजेंस इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट नेचर। आप नेचर के साथ कितना कनेक्टेड फील करते हो। नेचर इन द सेंस नेचुरल जो भी है, जो भी नेचुरल है, मिट्टी, पानी, पहाड़, पेड़, कुत्ते, बिल्ली, गिलहरी, चींटी, मकोड़ा, जो दिखता है नेचर में, एवरीथिंग। जिसका नेचुरलिस्टिक अच्छा है उसको नेचर की हर चीज प्यारी लगेगी। कुत्ते से प्यार होगा उतना ही बिल्ली से होगा, उतना ही तोते से होगा, उतना ही भैंस से होएगा, उतना ही गाय से होएगा। हाँ जी, इंसानों से भी होगा नेचुरली। इंसानों से इंसान के बिहेवियर पे है, क्योंकि जो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस वाले होते हैं ना, उनको वो जानवर ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये वाला जानवर थोड़ा खतरनाक है। एक जिसका नेचुरलिस्टिक अच्छा होगा, उस बच्चे को सुबह 4 बजे उठाओगे ना तो एकदम मस्त उठेगा, पूरा दिन चहकता रहेगा। उस बच्चे को 10 बजे उठाओगे ना तो रोता हुआ सारा दिन बुरा हाल रहेगा उसका। अब ये पहचान कैसे करनी है? जिस टाइम पे मौसम चेंज होता है, जैसे आजकल का मौसम है, जब सर्दियों से गर्मियां, ट्रांजिशन पीरियड है, उस वक्त जिनका नेचुरलिस्टिक अच्छा होता है वो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनको वो चिपचिप वाला जो मौसम है वो पसंद नहीं होता बेसिकली। इसका मतलब उनका नेचुरलिस्टिक अच्छा है। वो पेट भी मंगाएंगे आपसे, वो पेट चाहेंगे, या घूमना भी पसंद होता है उनको जंगलों में। पेड़ों के साथ कनेक्शन उनका बड़ा अच्छा रहता है। एनवायरमेंटल साइंसेस से जुड़ा हुआ कोई काम करना है, वाइल्ड लाइफ से जुड़ा कोई काम करना है, नदियों से जुड़ा, खेती से जुड़ा, जानवरों से जुड़ा, इतने सारे बिजनेसेस हैं उनके लिए। भाई वेटनरी साइंसेस में चले जाओ, आप जानवरों के डॉक्टर बन जाओ, आप एनवायरमेंटल से जुड़े हुए कोई भी एनजीओ, हाँ जी, वेटनरीज, हाँ जी। अब जिनका नेचुरलिस्टिक लो होता है वो बच्चे ऐसे होते हैं, रात को जगा लो सुबह 4 बजे तक, सुबह ना उठाओ भाई, सुबह 11 बजे तक सोना है, सुबह 12 बजे तक सोना है। दे विल ऑलवेज टेल यू कि मम्मा रात को जगा लो, आपने सुबह नहीं उठाना। नॉट मॉडर्न एट ऑल, नॉट मॉडर्न एट ऑल। इससे मॉडर्न का और उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका नेचुरलिस्टिक अच्छा है ना, बचपन में सुबह उठा के एक बार ले जाओ, एक बार लेके जाओ, हफ्ता लेके जाओ, उसके बाद वो रह ही नहीं सकता बिना उठे सुबह। नेचुरलिस्टिक अच्छा है, एक डॉग दे दो इसको, उसको बोलो सुबह तेरे को घुमा के ले जाना है, आपके टाइम से पहले उठ जाएगा वो। मॉडर्न और पुरानी जनरेशन का कोई लिंक नहीं इससे हाथ। उसको नेचुरल चीजों से कनेक्शन आपको देना पड़ेगा। अब चस्का ही नहीं पड़ा उसको नेचर का, उसको पता ही नहीं कि नेचर का क्या आनंद है, तो वो हाई होते हुए भी डम पड़ा रहेगा घर में, उसे पता ही नहीं। फिर वो जो बातें क्लास में दोस्त करते हैं, अगर वो नेचुरल, अगर वो लिसनर पर्सनालिटी है तो उनका असर हो जाएगा बस, कि वो कहते हैं कि मम्मा सोने नहीं देती, मैं तो 10 बजे तक सोता हूं। फिर वो इसलिए 10 बजे तक सोता है कि मेरा दोस्त सो रहा है 10 बजे तक। सो आपको वो चस्का देना पड़ेगा, दैट्स व्हाट आई सेड ना। मतलब मैंने, ये एक नेचुरल चीज है कि मैंने बहुत से बच्चों को घर में पेट ले आए, हफ्ते बाद घर वालों को बोल दिया कि अब इनको बोलो कि होमवर्क करे बिना तो पेट के पास चला गया ना तो इसको वापस दे आएंगे। तो आते ही सबसे पहले होमवर्क करता, क्योंकि पेट के पास जाने की जल्दी है उसको। सिंपल है। अब जिसका विजुअल इंटेलिजेंस हाई है, उस बच्चे को अगर आर्ट क्लास नहीं दोगे, उस बच्चे को अगर आर्ट क्लास या फोटोग्राफी क्लास नहीं दोगे, तो वो बच्चा कार्टून देखेगा, वो बच्चा एनिमेशन देखेगा, वो बच्चा उन चीज विजुअलाइज, क्योंकि उसकी वो भूख शांत हो रही है ना आंखों वाली, वीडियो गेम खेलेगा। वो बच्चा जिसका विजुअल अच्छा है, उसकी गारंटी है कि उसको वही सब्जी घर में पसंद नहीं आएगी, वही सब्जी वो शादी में खा लेगा। उससे तेज मिर्ची की चीज वो बाहर खा लेगा होटल पे, लेकिन वहां पे नहीं खाएगा घर में।
जिनका विजुअल बढ़िया है। वही बच्चे हैं जो कार्टून देख रहे हैं, तो वही बच्चे हैं जो बाहर खाना खा रहे हैं, घर पे नहीं खा रहे हैं। रीजन बीइंग, खाना कितना स्वादिष्ट है उनके लिए यह मैटर नहीं करता, खाना खाते हुए शक्ल में कैसा है और आसपास का माहौल में कितना साफ सुथरा, वो फर्क पड़ता है उनसे। बिकॉज उनकी प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि उनकी आंखें मांगती हैं वो चीज, उनकी बस की बात नहीं है, उनका विजुअल स्ट्रांग है बेसिकली। तो जिसका जो स्ट्रांग है उसको वही काम देना हम। अब किसी का विजुअल नेचुरलिस्टिक स्ट्रांग है और विजुअल अच्छा है, विजुअल से फोटोग्राफी हो गई, नेचुरलिस्टिक से नेचर हो गया, तो डिस्कवरी चैनल वाले ढूंढते हैं ऐसे ऐसे लोगों को जिनका नेचुरलिस्टिक और विजुअल अच्छा हो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो। चांसेस कम है, क्योंकि 3 तो आपने बोल दिए और 2 ऊपर वाले होते ही हैं स्ट्रॉन्ग, इंटर और इंट्रा स्ट्रॉन्ग ही मिलते हैं, तो बाकी 6 में से 2 ही मिलेंगे स्ट्रॉन्ग आपको। वो तब पॉसिबल है जब ऊपर वाले 2 वीक होंगे। हाँ 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 हाँ। लॉजिक और नेचुरलिस्टिक का वैसे तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन नेचुरलिस्टिक अपने आप में कॉम्बिनेशन है। तो लॉजिक साइंस है और नेचुरलिस्टिक नेचुरल साइंसेज है। तो एनवायरमेंटल साइंसेज उसके लिए बनी है, वेटनरी साइंसेज उसके लिए बनी है, एग्रीकल्चर साइंसेज उसके लिए बनी है, इतनी सारी रिसर्चेज अवेलेबल है उनके लिए, तो बहुत स्कोप है, बहुत दुनिया जहान का। इंजीनियरिंग नहीं है बस। आजकल तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी आ गई है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का करते हैं, वो भी कंबाइन हो गया, लॉजिकल एंड दैट नेचुरलिस्टिक। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, अब आप पे कर लेंगे। अब डू यू फील दैट कि अब अपने को बताने की जरूरत नहीं है? नाउ यू कैन जज आउट। एक बार देखा, अरे ये तो इस काम के लिए बना है, इसको ये वाली चीज दिला दो, बात खत्म, आगे रास्ता अपने आप ढूंढ लेगा वो। When you love your job ना, आपको काम करते हुए मजा आ रहा है ना, दिन रात का पता नहीं है, तो आपकी मतलब एक्सीलेंस आना मजबूरी है, एक्सीलेंस आएगा ही आएगा। और जब एक्सीलेंस आएगा तो लोग आप पे उठा ले जाएंगे, आपको जरूरत ही नहीं है। अब मान लो जो आपके लिए टाउन प्लानिंग करते हैं वो लोगों का विजुअल अच्छा नहीं है, तो वो कैसे विजुअलाइज कर पाएंगे कि कितनी जगह होनी चाहिए कि इतना पार्किंग हो जाए, इतना ये हो जाए? गधों को बिठा देते हैं। अब एनवायरमेंटल साइंसेज से जुड़े हुए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हैं, वहां आप नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसेज वाले बंदों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भर्ती कर लो, मजाल है वो एक पेड़ भी कटने दे देंगे, जान दे देंगे पेड़ के लिए, तो वो जानवरों के लिए तो वो मर जाएंगे। जिन बच्चों का नेचुरलिस्टिक अच्छा होता है ना, मजाल उनके कोई कुत्ते को हाथ लगा दे, कुछ भी कह दे, मेरे को मार लो जितना मर्जी, इसको नहीं कह दोगे। मतलब वो उसकी असल टैलेंट है, उसका असल उसका पैशन है, जरूरत ही नहीं है आपको फालतू जोर लगा, उसको समझाना थोड़ी पड़ेगा आपको कि पेड़ों की रक्षा कैसे करनी है। उसको आपसे दुनिया से ज्यादा पता है कि मेरे पेड़ कैसे बचेंगे, मेरे जानवर कैसे बचेंगे, मेरी सृष्टि कैसे बचेगी। म्यूजिकल वाले को आप थोड़ी बताओगे म्यूजिक कैसे बजाना चाहिए, उसको कुदरत ने दिया हुआ है ऑलरेडी। वो तो जब हाथ लगाएगा तो आप पे ही नहीं धुन निकलेगी, कुदरती अपने आप ही। वो तो यहाँ ऐसे करता करता, वो तो बैठा बैठा बजाता रहेगा ये तबला। नहीं दोगे तो किसी का घर में कुछ चल रहा है ना, ठक 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 ठक, वो वहां से भी ट्यून निकाल देगा, उस ठक ठक से भी। ही हैज दैट टैलेंट, कुदरत ने दिया है। एक्सप्लोर करने का आपने देना है उसको, एनवायरमेंट आपने देना है, हथियार आपने देना है, टैलेंट उसके पास कुदरत ने दिया हुआ है। आपको ये समझाना है माँ बाप को, ये नहीं बना हुआ हर चीज के लिए। एवरेज लगा के देखोगे, अगर आप मान लो इतनी सारी इंटेलिजेंसीज कैलकुलेट करके देखोगे, पढ़ने के लिए 15% लोग ही हिस्से में आएंगे, सिर्फ 15 से 20% लोग, इतना ही बने हैं पढ़ने के लिए। और जो बच्चा पढ़ने के लिए बना है वो बच्चा 75% से ऊपर नंबर नहीं ले सकता, क्योंकि वो आपके हिसाब से कभी नहीं लिखेगा जो आपने पढ़ाया है। वो डाइजेस्ट करेगा, अपनी मर्जी से उसका मतलब निकालेगा और उसको वो लिखेगा, एंड ही कांट स्कोर। उसका स्कोर आएगा ही नहीं। मैक्सिमम 80% स्कोर कर सकता है पढ़ने वाला बच्चा, लेकिन हमारे यहाँ रिसर्चेज में नंबरों वाले बच्चे जाते हैं, इसीलिए सारी रिसर्च फेल होती है, इसीलिए नोबेल प्राइज नहीं है हमारे पास, इसीलिए हमारे पास नई रिसर्चेज की इतनी कमी है, इसीलिए हायर एजुकेशन में कोई बच्चा नहीं जाना चाहता, क्योंकि उससे पहले ही सोचता है नौकरी मिल जाए किसी तरह छूटे पीछा इन किताबों से। क्योंकि हायर क्लासेज में एडमिशन ही उनको मिलता है जिनको नंबर मिले हैं, जो पढ़ के राजी नहीं है एक्चुअली, जो पढ़ने के लिए नहीं बने हुए एक्चुअली। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक नीड ऑफ द सोसाइटी।
और इसके लिए अपने को ऐसे काम नहीं चलेगा कि आपको खड़ा होना पड़ेगा, सिंपली बोलना भी पड़ेगा, आवाज भी उठानी पड़ेगी। ठीक है, जब तक नहीं बदलता तब तक हम वैसे ही सिस्टम के अंदर जितना चेंज हो सके उतना करो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, हार्डली मैटर्स। तो ये थे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस तक का पार्ट। ये 8 इंटेलिजेंस हो गए। अब मुझे आप कोई भी काम उठा करके देखो, आपने कुछ काम करना है, उस काम के लिए कौन सी इंटेलिजेंस चाहिए पता लग गया अब आपको? बताओ मुझे क्या बताना पड़ेगा किसी बच्चे को? नाउ यू कैन इजीली कंबाइन कि किसी को आर्किटेक्चर या आर्किटेक्ट बनना है तो भाई आपको सिर्फ विजुअल इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी चाहिए होती है। इंटीरियर डिजाइनर बनना हो तो भी यही चाहिए होता है। डॉक्टर बनना है तो आपको इंटरपर्सनल चाहिए, लॉजिकल चाहिए और काइनेस्थेटिक चाहिए अगर सर्जन बनना है तो। वकील बनना है, इंटर चाहिए, इंट्रा चाहिए और लैंग्वेज चाहिए, लिंग्विस्टिक और लॉजिक भी चाहिए। ठीक है जी, बताओ क्या बनना है आपको? बताओ, अभी बता देते हैं आपके पास क्या क्या होना चाहिए। टीचर के लिए जिस सब्जेक्ट का टीचर है उस टीचर, जैसे मान लो म्यूजिक का है तो म्यूजिक, साइंस का है तो लॉजिक, मैथ का है तो लॉजिक, लैंग्वेज का है तो लिंग्विस्टिक और इंट्रा। जी सर बेसिकली प्रॉब्लम नहीं, चैलेंज जो है 10th के बाद 11th में परस्यू करते टाइम स्ट्रीम्स वाली बात पे ही आ रहा है कि और बच्चों का इंटरेस्ट और पेरेंट्स का कंपल्शन फॉर मैथ्स। ऐसा होता है कि पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और क्या बनना है उन्हें भी नहीं पता, बच्चे को भी नहीं पता। गॉट। और उस सिचुएशन में हम उसे एडवाइस ही आप बोल रहे हैं कि करे, आप किसी को भी कंपेल नहीं करेंगे और सलाह नहीं दे सकते हैं नहीं, आप थोड़ा पॉइंट को दूसरा ले गए, मैं बताता हूँ, अभी क्लियर करता हूँ। हाँ। अभी क्लियर करता हूँ, प्लीज बताइए। लीजिए सर। सर मेरा क्वेश्चन है एक कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन? जी श्योर। विजुअल और इमेजिनेशन में फ़र्क है और मैम ने पूछा है कि हम उनको सलाह नहीं देंगे। देखिए, जो मैंने जो लाइन बोली थी ना, वो शायद आपने उससे पहले की 2-3 लाइन नहीं सुनी, 2-3 वर्ड नहीं सुने। मैंने वहां कहा था कि जब बच्चा 2-3 साल का या दूसरी तीसरी क्लास में है तब हम उसको नहीं कहेंगे कि तुझे क्या बनना है, तब हम उसे सिर्फ क्लास में एडमिशन करा देंगे। पैशन उसको अपने आप मिल जाएगा 2-3 साल के अंदर कि मुझे ये करना है, अब उसको आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां बात क्लास 10 की बात आती है, जैसे कि मैंने बताया, ज्यादा नंबर उनके हैं जो बेसिकली ड्रामा और थिएटर के लिए बने हैं। आप उनके माँ बाप को आज कन्विंस नहीं कर सकते। जब मैं इस मूवमेंट को, जब इस बात को, जब मैं मूवमेंट बना चुका होऊंगा, उस दिल्ली के अंदर इस बात के स्टेडियम में जब मैं आपको बुलाऊंगा तो आपने भी 100 आदमी अपने साथ लाने होंगे। मैं एक दिन एक बहुत बड़ा पेरेंट्स के लिए एक बहुत, मैंने क्या किया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने एक सिग्नेचर कैंपेन रन किया हुआ है पेरेंट्स के लिए, जिसमें मैं गांव-गांव जाकर पेरेंट्स को इस बात के लिए मना रहा हूं कि तुम्हारे बच्चों की असल जिंदगी रट्टे मारने में नहीं है, जिंदगी जीने में है, और उसके लिए माँ बाप मान भी रहे हैं। तो मैं उनको ये कह रहा हूं कि हम इस बात का सवाल उठाएंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे कि हमें इस तरह का एजुकेशन सिस्टम चाहिए, उसके लिए मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें वहां होना पड़ेगा। तो नाउ इट्स योर ड्यूटी कि मैं आपसे भी, उनसे भी कहता हूं और आपसे भी कह रहा हूं कि उस दिन मैं रामलीला मैदान में या किसी स्टेडियम में उन लोगों को बुलाऊंगा, तब एक एक आदमी अपने साथ 20-20, 50-50, 100-100 आदमी जितने ला सकता है वो लेके आए, ताकि हम इस लॉजिक पर वहां बात करें और वहां से हम किसी आदमी को, किसी बड़े नेता, एजुकेशन मिनिस्टर, किसी को बुला के वहां हम अपना मांग पत्र रखें कि भाई ये चीज हमारे को चाहिए। बेसिकली हमें इस तरह की एजुकेशन सिस्टम चाहिए, ऐसी एजुकेशन पॉलिसी चाहिए। जो आप कह रहे थे कि ये पॉलिसी बनती हैं और जो हमारा हाथ नहीं होता, बट हमारे लिए तो बनती हैं, हमारे बच्चों के लिए तो बनती हैं। हम सवाल नहीं करेंगे, हम पूछेंगे नहीं तो कौन बनाएगा फिर? जिसको मालूम है वो तो पूछे ना। अब आपको पता लग गया, आप तो मांगो ना ये सवाल और उनके भरोसे छोड़ दो। उनके इतनी अकल कहाँ है उनमें कि वो हमारी इन बातों को समझ पाएंगे। तो हमें इसलिए एजुकेट करने के लिए मैं दिन रात लगा हुआ हूँ। एंड देन वी नीड टू कम ओवर देयर, और फिर वहां बैठ करके और लंबी चर्चा करेंगे और लंबी बातें करेंगे और इस पर देखेंगे कि इसका कितना फर्क पड़ता है। जब तक वो नहीं होता है तब तक क्लास 10 के जो बच्चे हैं आपके पास, उनको आप स्ट्रीम इसके हिसाब से बता सकते हैं और मैक्सिमम बच्चे उसमें आ जाएंगे सेट। इवन जो फ्लैशी बच्चा है और जिसके बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, जो 10 CGPA ले रहा है 10वीं क्लास तक, आप उसको भी कहोगे, जैसे मैं आपको बताता हूं, मेरे पास एक बच्चा आया, वो आके कहता है कि मेरे
इसके हमेशा 10 CGPA आए हैं। मैंने पेरेंट्स के बोला इसको पढ़ाई के लिए मत भेजो। देन ही सेड के सर मैं तो MBBS करना चाहता हूं। बेटा तुम MBBS सिर्फ इसलिए करना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोगों को लगता है कि सबसे इंटेलिजेंट बच्चा डॉक्टरी में है। तुम सिर्फ वो नाम गेन करने के लिए कर रहे हो, तुम ये मान लो। अब उसका PMT में एडमिशन भी हो गया और उसने दाखिला भी ले लिया। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं। मैं क्योंकि किसी को मतलब अलाउ नहीं करता फोन करना, तो मैं उसको बोलता हूं अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दो। उसने मेरे को फोन किया, मैंने उसे बोला बेटा वॉइस मैसेज भेज दो, मैं जब खाली आराम से बैठाऊंगा तब सुनूंगा और उसके बाद बताऊंगा, क्योंकि उससे टोन भी पता चल जाती है सामने वाले की कि गुस्से में है कि कैसे है, जब वो आराम से सुनता हूं मैं। वो बच्चा रोते हुए मुझे मैसेज कर रहा है, सर मैं सुसाइड करना चाहता हूं, मैं नहीं जीना चाहता ये वाली जिंदगी। 3 महीने में छिक लिया वो PMT में दाखिला करवा के। उसको नहीं करनी PMT, मुझे नहीं करनी डॉक्टरी। अब मैं क्या करूं? मैं अपने इकलौता माँ बाप का बच्चा है, 10 CGPA लेता आया है, माँ बाप उम्मीद कर रहे हैं कि यहां भी टॉप करेगा यूनिवर्सिटी को। नो व्हाट नेक्स्ट? तब वो बैठ करके हमारी चर्चा हुई लंबी। नाउ ही सेटल्ड ओवर देयर। मैंने उसको कुछ इलाज बताया कि तू इस बंदे के पास जाके वहां पे, यूनिवर्सिटी में मेरे जानकार थे, इधर PGI रोहतक में था वो बच्चा। तो ऐसे करके हमारी बातचीत हुई एंड देन उसके बाद उसने भेजा थैंक यू सर, अब मैं नाउ आई एम डूइंग वेल, अब कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। वो आएगा वो अंदर से। अब ही इज नॉट मेंट फॉर मतलब दैट मेडिकल लाइन। डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुआ ही नहीं है। डॉक्टर बन के भी उसने अपनी अधिवेशन में गाने ही गाने हैं, वहां भी उसने लोगों को एंटरटेन ही करना है बेसिकली। वहां भी उसको मजा तभी आएगा जब वो राइटिंग पार्ट, मेरे कितने सारे डॉक्टर दोस्त हैं जो लिखते हैं, जो कविताएं लिखते हैं, हमारे ग्रुप्स में डालते हैं, ये कविता तूने लिखी डॉक्टर, पागल तू गलत जगह आ गया यार, यू आर नॉट मेंट फॉर दिस। बन जाएगा, ठीक है। देखो अपना काम क्या है? अपना काम है एग्जैक्ट सलाह देना। माँ बाप के हिसाब से अपनी स्टेटमेंट नहीं बदलोगे आप। अगर आपको मालूम है कि ये बच्चा वहां खुश रहेगा, आपको बताना है कि ये बच्चा वहां खुश रहेगा, चाहे डालो जहां मर्जी। हमने तुम्हारे को इसकी अल्टीमेट हैप्पीनेस का रास्ता बता दिया। अब होगा क्या? जिन लोगों को मैंने आज से 15 साल पहले उनकी हैप्पीनेस के रास्ते बताए थे, मैं तो तब बच्चा सा दिखता था, कोई मानता भी नहीं था। आज तो चलो मेरा नाम है तो थोड़ा लोग थोड़ा फॉलो कर लेते हैं, अब तो 100% करने लग गए। पहले तो मतलब मेरे को बेवकूफ बोलते थे, एकदम पागल बोलते थे, मेंटल है। तो उस टाइम पे भी मैं नहीं मानता था कि तुम्हारा रास्ता यही होगा, तुम देख लेना आखिर में तुम वहीं जाओगे। अब जब 10 साल के बाद 12 साल के बाद जब उनका बच्चा वही लैंग्वेज बोल रहा है ना जो मैं उनकी डायरी में लिख के आया हुआ हूं ऑलरेडी, उनके पास जो रिपोर्ट दी हुई थी उस रिपोर्ट में लिख के आया हुआ हूं कि तुम देख लेना तुम यहीं आओगे, वो वहीं आए आखिर में। उनको अच्छा वहीं आके लगा। वो जो भी कर रहे थे उनको नौकरी छोड़नी ही पड़ी, उनको अच्छा लगा ही नहीं जब उस जिंदगी में। एंड यू नीड टू डेयर दैट। वो फिर उनके जो रिश्तेदार थे, लोग थे, उन्होंने मानना शुरू किया। इट टुक टाइम। मुझे 17 साल हो गए ऐसे पागलों की तरह घूमते हुए, थोड़ा टाइम नहीं हुआ है। एंड अभी तक मैं कहीं भी नहीं पहुंचा हूं अगर देखा जाए तो। बट मुझे यह पता है कि यही रास्ता सही है। अब आपको भी पता लग गया होगा यही रास्ता है। और कोई रास्ता हो तो बताओ आपके बच्चों को। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे को तो आज तक मेरा पता नहीं चला मैं किस में हूं। नहीं, मैं एफिशिएंट बिल्कुल नहीं हूं। जी जी। हमें लगता है कि वो लिसनर है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है ग्रेजुअली वो एफिशिएंट गाइडेंस? देखिए, पर्सनालिटी जिंदगी में कभी भी नहीं बदलेगी बच्चे की, मतलब हमेशा सिमिलर ही रहेगा। पर्सनालिटी नहीं बदलेगी। इंटेलिजेंस ग्रो कर सकती है, जितना हम उनका एक्सपोजर देंगे वो ग्रो कर जाएंगी, वो बढ़ जाएंगी, वो डेवलप हो जाएंगी। बट पर्सनालिटीज विल नेवर चेंज। और दूसरी बात, आपको जो दिख रहा है जरूरी नहीं है वो हो उसकी दूसरी पर्सनालिटी, क्योंकि आप जब उससे बात करते हो, देखते हो, वो एक ही पर्सनालिटी देख पा रहे हो। अगर हम किसी बच्चे को इमेजिन कर रहे हैं अभी, जी, या जी, सोच जी। के चल रहे हैं, तो हमें एक कॉम्बिनेशन नजर मोर लाइक 80 और 90% वो वही है। मतलब कॉम्बिनेशन चांस नजर आ रहा हाँ, है। ये देखो, ये बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी एक्यूरेट है, आप मेरे कौन से शब्द को क्या ले रहे हो, आप उसको वहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं जहां मैं पहुंच रहा हूं। क्योंकि जिनका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस स्ट्रांग होता है वो एक इशारे से ही सब समझ जाते हैं, और जिनका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कम होता है उनको कह कुछ और रहे होते हैं, वो अपना मतलब कुछ और ही ले रहे होते हैं। यू नीड टू बी देयर कि आपका वो कितना है कैसा मुझे नहीं मालूम ना, कि आप उसको क्या समझ रहे हो, क्योंकि आपकी हाँ जो आ रहे हैं ना वो सही है, एकदम वो परफेक्ट है, जो पहले झटके में आ रहे हैं वो सही है।
बट डेलिबरेटली अगर जानना शुरू करोगे तो कंफ्यूजन हो सकती है। उसके लिए एक्यूरेसी के लिए कि 100% एक्यूरेसी आए, हम उन बच्चों का कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने रखेंगे, तब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने आएगा, आपकी क्लास में आपके हर बच्चे की रिपोर्ट आएगी आपके पास। जी 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 जी। देखिए, सजेस्ट ये बिल्कुल गलत है, बिना टेस्ट करे तो, बिना एनालिसिस किए तो बताना बिल्कुल ही गलत है। बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, वो इसलिए भी इंटरेस्ट कम हो सकता है कि वो उसका दोस्त कहीं और जा रहा है, किसी और यूनिवर्सिटी में दाखिला, किसी और स्ट्रीम में जा रहा है, और मैथ्स उसके माँ बाप शायद स्कोप ढूंढ रहे हैं कि कम से कम मैथ तो ले लेगा और कुछ नहीं हो तो ट्यूशन ही पढ़ा लेगा। वो इतना सा दिमाग में होता है, बस माँ बाप के इससे आगे होता ही नहीं है। तो आपको वो लॉजिकल इंटेलिजेंस चेक करनी पड़ेगी कि वेदर ही इज मेड फॉर मैथमेटिक्स और नॉट, के अदरवाइज तो बिना मतलब कितने सारे बच्चे जो ज्वाइन करते हैं बाद में छोड़ना ही पड़ता है, उनको छोड़ना ही पड़ता है। दे डोंट हैव एनी चॉइस, बिकॉज इनके बाद उनकी जिंदगी खराब सी होनी शुरू हो ही जाती है ऑटोमेटिकली, उनको पता ही नहीं चलता कि इस वजह से हो रही है। सो जी जी One parent called me. हाँ हाँ Actually, their child got science. ऑन है ऑन है। Their child got science, and they wanted him to take commerce. ठीक है। और वो कह रहे हैं कि मैम मैं नहीं चाहती कि वो साइंस ले। आप बताइए, आपने तो पढ़ाया है उसे, वो कर लेगा नहीं कर लेगा, ये वो उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बात की। तो उस केस में मैंने तो एज अ टीचर यही सजेस्ट किया कि उसका अगर फर्स्ट विश, अगर वो हैप्पी है उस सब्जेक्ट को लेके, तो आप उसे लेने दो, जी क्योंकि एक साइंस ऐसी फील्ड है, उसे 2-3 महीने में पता चल जाएगा कि वो खुश रहेगा या नहीं रहेगा। जी और साइंस से वो कॉमर्स में आ सकता है, कॉमर्स से आर्ट्स में भी जा सकता है, लेकिन अगर कुछ लो ले लिया उसने, उससे वो हाई में नहीं जा पाएगा। तो वो इस चीज़ से कन्विंस हो गए कि चलो मैम 2-3 महीने अगर वो खुद ही, मैंने कहा उसको खुद सरेंडर करने दो, अगर वो नहीं करेगा तो इसका मतलब ही विल डू, और अगर वो नहीं कर पाएगा तो अपने आप ही 2 महीने बाद आपसे कहेगा कि नहीं मम्मी मुझे ये नहीं करना। जी। कल को आपके ऊपर वो I got your point, टारगेट ma'am. नहीं बनाएगा। देखिए, इसमें क्या है, इसमें 2 ड्रॉबैक हैं हमारे सिस्टम के। पहली बात तो ये कि हमारे टीचर्स के पास बहुत कम समय रहता है अपनी क्लास के बच्चों के साथ रूबरू होने का और ढेर सारी बातें करने का, क्योंकि ढेर सारी बातें जब हम करेंगे ना, जब हम उनके साथ अपनी शरारतें डिस्कस करेंगे कि जब मैं स्टूडेंट थी ना तब तो मैं ऐसे किया करती थी, जैसे आप वो बात बताओगे ना, फिर बच्चे खुल के आएंगे, मैडम इसने ये किया, इन्ने ये किया। तब तक अदरवाइज वो बिल्कुल डिसिप्लिन रहेंगे जब तक आप कीप क्वाइट एंड स्टैंड इस तरह से रहोगे। सो इतना खुलकर बात करने का अभी हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है स्कूलों के अंदर, ये एक थोड़ा दुर्भाग्य मानता हूं मैं। मतलब दूसरा, उस बच्चे का मन है साइंस लेने का, फिर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम उसको रोक दें, मतलब फिर तो क्या ही सवाल पैदा होता है ना, क्योंकि अगर बच्चा अपने आप करके, अपने आप नुकसान भुगत के, अपने आप समझ जाता है, उससे अच्छी समझ दुनिया में किसी कोई नहीं है। और इस चक्कर में माँ बाप को बहुत साफ, मैं आपको एक बहुत बार बोलता हूं, मैंने बहुत बच्चों का 11वीं में पेपर देने वाले थे स्ट्रीम चेंज करा के, यू वांट मतलब बिलीव कि मैंने आर्ट कैंसिल करा के उनको नॉन मेडिकल में दिलाया, नॉन मेडिकल कटवा के उनको मेडिकल कराई, नॉन मेडिकल कटा के उनको कराई। एवरीवन जस्ट आस्क्ड अ क्वेश्चन, सर 1 साल खराब हो जाएगा, एंड आई ऑलवेज कन्विंस देम बाय सेइंग दैट कि जिंदगी से तो अच्छा ही है ना, पूरी भरी जिंदगी खराब होने से तो बेटर है ना, जिस रास्ते लेकर जा रहे हो यहाँ जिंदगी खराब है, पर यहाँ सिर्फ 1 साल खराब हो रहा है। सो जब आप कन्विंस हो जाओगे, एक तो आपके पास रिपोर्ट्स आई जाएंगी 2-4 महीने में, 1 महीने भर में, तो वो आने के बाद में आपको कन्विंस पता ही होएगा कि ये बच्चा वाकई में किस चीज के लिए था। दूसरा, जब हम अपने तजुर्बों से जब हम फेल होकर के सीखते हैं ना, उस सीखने का जो रिजल्ट होता है वो बहुत अल्टीमेट होता है, बिकॉज उस मोमेंट पे उस बच्चे को बार बार फेल होने की जिसको आदत हो जाए, समझ लो वो बच्चा अपनी जिंदगी में अपने उस अल्टीमेट मुकाम तक जरूर पहुंच जाता है जिसके लिए वो बना है, क्योंकि फिर नेचर उसको उधर धकेलना शुरू कर देती है जिसके लिए वो वाकई बना था, जिसके लिए उसको करना ही था। जब पास होता रहता है ना बच्चा, तब वो खुद को नहीं ढूंढ पाता। आप देखो आपके पास कितना टाइम होता है, सुबह उठते ही भागते हो,
आते ही स्कूल का काम होता है, जाते ही अपने बच्चों का होता है, फिर घर वालों का होता है, फिर आप सोने का होता है, फिर अगले दिन की तैयारी होती है, छुट्टी वाले दिन आपको रिश्तेदारियां और बचे हुए शॉपिंग वगैरह करने होते हैं। यू डोंट हैव एनी टाइम फॉर योरसेल्फ। कभी कोई काम बिना सोचे बिना समझे खाली बैठ के कि अकेला निकल के पैदल जाना है और तब सोचे कि मैं क्या हूं और कैसे, कभी सोचा है? नो, क्योंकि आप पास होते चले गए। पास होते चले जाओगे, अपने आप को कभी ढूंढ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको आगे से आगे धक्के लगते चले जाएंगे और आप वहां पहुंच जाओगे जहां के लिए आप नहीं थे। ऐसे ही घूमते रहोगे पागलों की तरह, आखिरी टाइम तक भी आप उस मुकाम तक नहीं पहुंचोगे जिसके लिए बने थे। साइंस के मैथ्स इंटर, इंट्रा, लॉजिक और लैंग्वेज, उसको देखने के लिए हमें क्या साइंस के मार्क्स लेके अपन तो यही देखते हैं। रिपोर्ट से होगा, लेकिन बिना रिपोर्ट के कोई कैसे पता कर सकते हैं कि बच्चे की ये इंटेलिजेंस अच्छी है? पूछ के सवाल के जवाब, हमारे यहाँ सच्चाई से जवाब देने का ट्रेंड नहीं है सर। यहाँ इमेज का बहुत ध्यान रखा जाता है कि इमेज खराब हो जाएगी, इसलिए जवाब वो देता है लोग, बंदे जो सामने वाले सुनना चाहें, जो अच्छे होते हैं। अच्छे बुरे की भी ट्रेंड बनाया हुआ है। हमने ऐसा ट्रेंड ही नहीं बनाया कि बच्चा कैसा ही भी हो हमने एक्सेप्ट कर लिया खुले दिल से। इसीलिए हम एक्सेप्ट ही उनको करते हैं जो हमारी तरह चलते हैं, टाइम से उठे, टाइम से बैठे, टाइम से खाएं, टाइम से पढ़ें, टाइम से इतने नंबर आए, ये करें। इसलिए उनसे सवाल पूछना बेमायने है। माँ बाप को वैसे नहीं पता, उनको वैसे ही नहीं पता। उन बच्चों को जो पैदा होने के बाद स्कूल जाना जब उन्होंने शुरू किया, उसके बाद से लेके 16 साल की उम्र तक कब उठेंगे, कब सोएंगे, किस टीचर के पास पढ़ेंगे, किस स्कूल में पढ़ेंगे, कितने ट्यूशन पढ़ेंगे, क्या लेना, सब कुछ तो हर कोई ले रहा है डिसीजन। जिस बच्चे ने 16 साल की उम्र तक कभी कुछ सोचा ही नहीं, आप कैसे बिलीव करोगे, आप कैसे ट्रस्ट करोगे कि वो सोच सकता है कि मुझे क्या करना है जिंदगी में? He has nothing, उसके पास कोई थॉट नहीं है। सोसाइटी के लिए उसके पास कोई थॉट नहीं है, पड़ोस के लिए उसके पास कोई थॉट नहीं है, परिवार के लिए उसके पास कोई थॉट नहीं है, स्कूल के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। He has nothing at all। आप देख लो, आपको इतने इररिस्पॉन्सिबल बच्चे नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कभी उसको सोचने ही नहीं दिया, आपने उसको अपने तरीके से कराया। तो उससे पूछ करके यू कांट डिसाइड एट ऑल, फिर तो आपको अंधेरे में ही रहना पड़ेगा। हम ही कुछ भी बोल करके मैं बात को खत्म करना नहीं चाहता, बट दैट इज द ट्रुथ। तो सर आप ये कहना चाहते हैं इफ वी गो इलेक्शन है कोई भी, तो ये क्या एक ट्रायल एंड एरर मेथड है? नहीं, इसका मतलब तो ये है कि आपने जैसे कहा, देखिए आज तो ये है, आज तो सिचुएशन यही है। आज तो आपकी सोसाइटी के अंदर आपको ऐसे लोग मिलेंगे, मोर देन 60% जो स्ट्रीम ले रहे हैं, उस स्ट्रीम को ढो रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, कहीं एडमिशंस के ऑप्शंस भी बहुत लिमिटेड हैं, और आखिर में जो मिल रहा है उसी को एक्सेप्ट करके आगे चल रहे हैं। अभी तक तो यही हो रहा है, ये अभी तक। अब हम कर रहे हैं जिस थ्योरी पे, जिस रिपोर्ट की, जिस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, वो जो आपकी क्लास में आपके पास आने वाला, वो उसकी एक्यूरेसी आई गारंटी फॉर 100% एक्यूरेसी। वहां आपको सिर्फ शुरू, अब उसमें कितना टाइम लगेगा, ये मेरी गलती नहीं है कि हमने अब शुरू किया, ये आपकी गलती भी नहीं है, ये उस बच्चे की भी नहीं है। बिल्कुल सही है। अब बीइंग द एकेडमिक हेड ऑफ सीनियर ओनली, पेरेंट्स आते हैं, ह्यूमैनिटी लाइक दैट इज द कैटेगरी ऑफ ह्यूमैनिटी जी हाँ बच्चा जी। किस बेस पे उस बच्चे से कह दूं दैट यू गो फॉर साइंस, दैट टू अ मेडिकल, एंड यू परस्यू दैट, एंड व्हेन यू गो विद द फर्स्ट कम और रिजल्ट ये परसेंट आता है तो आप कंटिन्यू करोगे, इससे कम आएगा तो हम आपको उधर ले जाएंगे। अभी फिलहाल तो यही करना पड़ेगा। हाँ बच्चा कोई साइंस एग्जैक्टली, उसके बाद में उसे ह्यूमैनिटी, एग्जैक्टली, अभी तो यही करना पड़ेगा। मतलब ट्रायल एंड एरर इज द मिड ऑफ द सेशन में आप बच्चे को दूसरा सब्जेक्ट दे दोगे तो क्या वो कोप अप कर लेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेडिकल से नॉन मेडिकल आई कैन मैनेज, बट मेडिकल से सिंपली टू द ह्यूमैनिटीज। मेडिकल से ह्यूमैनिटी छोड़िए मैम, चाहे मेडिकल पढ़ रहा हो चाहे नॉन मेडिकल पढ़ रहा हो, जिन्होंने आईआईटीज की तैयारी करनी है और जिन्होंने जो बड़े ऊंचे लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनको छोड़ दो आप, सारे बच्चे आखिरी के 2 ही महीने पढ़ते हैं। ये आपको थोड़ी, तो आपको कह रहा हूं मैं, तो मैं ट्रुथ बता रहा हूं। आपने मास्टर्स किया होगा, कैसे किया है? मास्टर्स क्लासेस में मुझे पता है कि 5 पे 5 क्वेश्चन आने हैं, 10 कर लो,
5 पक्के आने हैं, फर्स्ट डिवीजन 100% श्योर है मास्टर्स में, ये तरीका है पढ़ने का। इवन एमफिल में ये तरीका है कि ऑलरेडी किसी की थीसिस पढ़ी है, उसी को एक नाम बदलो, जगह बदलो और वो करो, वो कर दो। इवन रिसर्च में ये हो रहा है, बीए बीएससी हर जगह आखिरी के 2 महीने पढ़ रहा है बच्चा। इवन इंजीनियरिंग में भी, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी 2 महीने ही पढ़ रहा है। हम पीएचडी करें तो रिसर्चेस के हमारी 2 साल की जो होती है, जो 2 साल में कंप्लीट कर लेता है, वो 2 साल दो- पूरा रिसर्च हाँ अभी तो करता है ना। ऐसा तो नहीं है मैं लास्ट के 2 आई हैव डन माय पीएचडी इन लिंग्विस्टिक्स इंग्लिश, तो अगर मैं लास्ट के 2 महीने काम करूंगी तो वो मेरी रिसर्च पूरी नहीं होगी। पीएचडी कैसे, पीएचडी तो 5 साल में भी हो रही है, पीएचडी तो 5 साल ही चलेगी। हाँ पीएचडी तो 5 साल में भी हो रही है, पर काम 5 साल नहीं हुआ है, काम 5 साल नहीं होता है। नहीं सर, 2 साल तो चाहिए हमें। नहीं सर, टॉपिक अटकता है ना, यदि टॉपिक अटकता है तो हमें 5 साल लग जाएंगे उस मैडम topic से पीएचडी वाले पॉइंट को अगर छोड़ दें हम, पीएचडी इज अ रिसर्च पार्ट, उसको छोड़ दें, इसका सारा क्रेडिट ये गाइड पे है कि गाइड आपसे कितना करवाना चाहता है, कैसे करवाना चाहता है, आप क्या करना चाहते हो, इस पे बिल्कुल नहीं है। गाइड क्या करे जब उस टॉपिक से रिलेटेड हमें चीजें ही नहीं मिल रही। वो आपको नहीं मिल रही, वो तो बात अलग है। मैं बाकी एकेडमिक्स की बात कर रहा हूं, ये एमए तक जाते हैं ना, हम आखिरी के 2 महीने ही पढ़ रहे हैं। पोटेंसी है। बच्चे का पोटेंशियल का तो हमने बता दिया, इसका स्टैंडर्ड टेस्ट भी है ऑलरेडी, बता तो दिया। आपके पास रिपोर्ट आएगी 2 महीने भर में आ जाएगी, बता तो रहा हूं तब से, यही तो कह रहा हूं, आपके पास आएगी रिपोर्ट। आपके बच्चों का, हाँ आप ही करेंगे, आपको आखिर में सिखाऊंगा, वो टेस्ट करना भी सिखाऊंगा, वो टेस्ट की रिपोर्ट पढ़ना भी सिखाऊंगा। जल्दी तो इसीलिए है सारा कुछ। हाँ हाँ वही तो सिखा रहे हैं, उसी को तो सिखा रहा हूं। अब आपके पास वो रिपोर्ट होगी जो बता, टीचर अब सिर्फ आपको पता हो या टीचर्स को नहीं पता हो तो क्लास में वो बिहेव कैसे हाँ। तो टीचर्स को तो इसलिए बताया ना ये सारा का सारा, कि जब उनकी क्लास में उनकी टेबल पे उस बच्चे की रिपोर्ट पड़ी होगी तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन अब उनको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा किसी को। नाउ ऑल टीचर्स आर लगेगी ना। तो वो तो देखिए, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि आपको अगर क्योंकि हम बिल्कुल पहला स्टेप हमारा ये था कि स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स, पेरेंट्स, अगर इन तीनों का मकसद एक नहीं होगा तब तक इस प्रोग्राम की सक्सेस में डाउट्स रहेंगे। मैनेजमेंट ने सारी कहानी आपके ऊपर छोड़ दी, मुझे लगता है कि अब आप तैयार हैं। क्यों जी, अब आप मेरी फ्रीक्वेंसी पे हैं या अभी बचे हुए हैं कोई? क्या कहते हैं? जो कॉन्फिडेंट नहीं है ना, वो बहुत थोड़े हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि उनके नंबर थोड़े आए हुए हैं। जो आप कॉन्फिडेंस को नंबर के साथ कनेक्ट करके दे रहे हो सिर्फ। मैं बताता हूं वो थॉट कैसे आता है। मैंने बच्चे को बोला कि ये तो मेडिकल लेने की कह रही है। मैंने कहा बट शी इज नॉट मेंट फॉर मेडिकल लाइन। सर लेकिन ये तो बचपन से कह रही है, पिछले 4 साल से कह रही है मुझे तो डॉक्टर बनना है। 4 साल से कह रही है। लेट मी चेक इट आउट। मैं चेक करता हूं आप में से कौन बोलता है घर में कि घर में एक तो डॉक्टर भी होना चाहिए। उसकी मम्मी कहती है इसके पापा बोलते हैं, तो इसने वहां से ले लिया। उसके पापा बोलते हैं कि घर में एक डॉक्टर भी होना चाहिए, और उस बच्ची ने अपने पापा को खुश करने के लिए पिछले 4 साल से वो एक ही लाइन रट रही है कि मैंने डॉक्टर बनना है बड़ा होके, बिकॉज शी वॉन्ट्स हर फादर टू बी हैप्पी। वो क्रिस्टल क्लियर इसलिए है। वी नीड, हमारे को कितना आता है क्रिस्टल क्लियर होना, आप बता दीजिए। हमारी पूरी जिंदगी मतलब पूरी जिंदगी हमारी अंधेरे में गुजरती है, हमारे बच्चों की स्पेशली।
इसीलिए तो हमें जरूरत है उसके उनके लिए सही बात का पता होना। जब हम ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार कर देंगे कि उस छोटे बच्चे की दी हुई गाली को भी हम एक चेंज होने का, अब मुझे मेरा बेटा कह रहा पापा आप झूठ बोलते हो, जैसे ही वो बोलता है मेरे को स्ट्राइक करता है, ओ तेरे की झूठ बोली थी यार, आगे से नहीं बोलूंगा बेटा सॉरी। व्हेन मैं उसकी कही हुई बात को जो मेरे लिए नेगेटिव बोली है, जब मैं उसको अपने इंप्रूवमेंट का साधन बनाना शुरू करूंगा, तब वो ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो जाएगा जो उन बच्चों के हिसाब से होगा। लेकिन फिलहाल एट प्रेजेंट हमारे बच्चे को नहीं पता उसको क्या करना है, उसके खुद के माँ बाप को नहीं पता, हम उनके टीचर्स को भी नहीं पता। इतनी गहराई से, जितनी गहराई से हमने आज बात की है, आपकी तो कितनी उम्र हो गई मैम, डिड एनीवन टॉक्ड अबाउट दिस? मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस लॉजिक पे, इस टॉपिक पे बात करता है, क्योंकि उनको क्या लगता है कि दिस इज नॉट ए क्विक सोल्यूशन। जो मुझे पता है, मुझे इतने साल हो गए, मुझे ये भी पता है मुझे पता नहीं कितने साल और लगेंगे, बट स्टिल मुझे ये मालूम है कि इसके अलावा कोई रास्ता, मैं तो पूछता हूं इधर यू टेल मी कि इससे अच्छा रास्ता बताओ। ये कहकर कि सिस्टम ऐसा है, ये कहकर कि हमें यही करना पड़ेगा, ये कहकर कि ऐसी पॉलिसीज हैं, हम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। बिकॉज चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कंसिस्टेंट एंड विच इज परमानेंट। तो चेंज होना पड़ेगा, हमारे को चेंज करना भी पड़ेगा, और अगली जनरेशन के लिए जरूरी है ये। सो दैट्स वाई हमारे बच्चों को और हमारे टीचर्स को नहीं पता अभी तक क्लैरिटी के साथ, कुछ भी नहीं पता। मैं ही नहीं डिसाइड कर पाता कई बार, इतना सारा, इतना 17,000 दिमागों का एक्सपीरियंस होने के बाद फिर भी मैं यही कहता हूं भाई मुझे डाउट हो रहा है, मुझे क्लियर करने दे, लेट मी बी श्योर। श्योर हुए बिना नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारी जबान से निकला हुआ एक एक शब्द बच्चों के लिए पत्थर की लकीर साबित हो सकता है कई बार। और माँ बाप को ये नहीं पता कि जब वो कार में जा रहे हैं और वो बात कर रहे हैं, उनकी कौन सी बात को वो बच्चा इतनी सीरियसली ले लेता है कि वो उसको अपनी जिंदगी का मकसद मान ले। तो माँ बाप को ये बताना, समझाना, बताना हमारा फर्ज है बेसिकली। जब हमें पता होगा तो ही तो बता पाएंगे ना, हर एस्पेक्ट पे। इस टॉपिक पे अभी हम बात और करेंगे बहुत सारी, लेकिन उसके बाद इससे 3 गुना बात और कर सकता हूं मैं। हमारे पास बहुत बात है करने को, आपके पास इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं अपनी लाइफ के, अब इतनी सारी बातें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सोल्यूशंस भी हैं उनके, जो हो सकता है आज उनके सोल्यूशन नजर नहीं आ रहे हो, पर लेटर ऑन बहुत अच्छे सोल्यूशन निकल के आएंगे। 2 साल से लेकर के और 50 साल 60 साल, जब तक मर्जी। एनीवन? यस, वी कैन डू दैट, यस बिल्कुल। हाँ, इननेट इवैल्यूएशन की पैदाइशी उसके पास ये टैलेंट है, पैदाइशी ये बच्चा ऐसा है, अब इसको हमने इधर को लेके जाना। यस, वी कैन वर्क, बिगिनिंग से हम काम कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बेस्ट होगा। गॉट इट? सो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लर्निंग मेथड्स, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्लास में हमें लर्न करना है तो उस पर हम चलेंगे। सो आई वुड लाइक टू हैव ए 2 मिनट ब्रेक। स्ट्रीम अलॉटमेंट में भी अभी तो आई थिंक जब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा देन उसको थोड़ा हम लोग दोबारा, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, आप अपने क्वेश्चंस लिख लीजिए। और आई थिंक एक एक्सरसाइज या होमवर्क कर सकते हैं हम लोग के, आप लोग इंजीनियरिंग बनने के लिए क्या क्या इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी इनेट क्वालिटी पर्सनैलिटी रिक्वायर्ड है। तो ऐसे करके सीए बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है आप अपने आप बना लीजिए, 2-3 जो भी चाहिए इंटेलिजेंस वो आप लिख लीजिए। और उसको नेक्स्ट जब आएंगे तो एक बार डिस्कस कर लेना, जब यू गोइंग टू टेल के भी इस इंटेलिजेंस का मतलब इस स्ट्रीम के लिए हमें ये चाहिए, तो सबका चेक हो जाएगा कि आप सब ठीक तरह से समझ गए नहीं समझ गए। आई थिंक एवरीबडी कैन डू दैट। या साइंस वाले साइंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड कर लें, जो कॉमर्स वाले कॉमर्स के हिसाब से कर लें, और ह्यूमैनिटी वाले ह्यूमैनिटी के हिसाब से प्रोफेशंस का डिवाइड करके क्या क्या उनकी इंटेलिजेंस चाहिए और क्या क्या इनेट क्वालिटी चाहिए। नहीं, उसके लिए तो देखो जो सर ने जो आपको बताए हैं, पर्सनैलिटी बताई है, इंटेलिजेंस बताए हैं, वो क्लासेस में आपने ऑब्जर्व किया होगा पूरे साल। आपकी चाहे इंटरेक्शन कम हुई होगी बच्चों के साथ, लेकिन जो भी इंटरेक्शन आपकी हुई है एज ए क्लास टीचर, वैल्यू जब मॉरल वैल्यूज़ का होता है टेस्ट, या आप 0 पीरियड में जब बात करते हैं, उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि बच्चा क्या इंटेलिजेंस उसकी है।
अभी फिलहाल तो आपको ओरली करना होगा, और एक पैशन टेस्ट जो है वो आई थिंक उसके थ्रू आप कर सकते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट के लिए तो सर ही बताएंगे कि इसको कैसे करेंगे आगे। तो तब तक तो आप अपने अपने तरीके से करिए आप उसको। अब सर कह रहे हैं कि ये बहाने हैं जैसे बच्चे बहाने करते हैं सर, हमें- कि आज के लिए इतना ही बहुत है। सर 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 हमें लग रहा है कि हम लोग एफिशिएंट है, तो 2 बजे के बाद फिर मुश्किल। वी टू हैव। चलिए, छोटी सी बात है सिर्फ, अभी फिर हमारे पास टॉपिक थोड़े बचेंगे और सवाल फिर हम नेक्स्ट टाइम पे ज़्यादा ले पाएंगे, खूब सारे। इसका ये फायदा होगा और कुछ नहीं, मुझे तो इतना ही टाइम लगेगा उसमें, आगे भी लर्निंग मेथड्स हैं। क्लासरूम में जब आप याद कराते हैं, मान लो अभी जैसे अभी हमारा ट्रेंड है कि हमें चीज़ें याद करके लिखनी होती हैं, तो फिलहाल एट प्रेजेंट तो हमारे को उसी सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अगर हमें बच्चे का लर्निंग मेथड पता हो तो इट वुड बी ईजी कि उसको चीज़ें जल्दी याद हों। अगर हम उसको ये पता हो कि उस बच्चे का वो तरीका कौन सा है जिससे उसको जल्दी याद होगा। हर इंसान के 3 तरीके होते हैं याद करने के। वैसे तो और भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारी नाक है, वहां से भी याद कर लेते हैं हम कि अच्छा आज नमकीन चावल बने हैं, ऐसे ही पता लग जाएगा ना, सूंघ के ही, बताना बिना बताए। बट स्टिल क्योंकि क्लासरूम कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं तो हम वहीं पे बात करेंगे। उनमें 3 तरीके हैं। वन इज द काइनेस्थेटिक, अदर इज द ऑडिटरी और विजुअल। आमतौर पे ये तीनों मेथड्स हर किसी में मिलते हैं, लेकिन इनमें से एक मेथड डोमिनेटिंग होता है जो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना, जैसे अगर हम 100 को डिवाइड करें कि लर्निंग मेथड पूरा 100 मान लें, उसमें से 33% एवरेज हो गया 33.3, तो जिसका 35, 37, 36 हो गया 1 मान लो, तो समझो वो डोमिनेट करता है। इसका मतलब वो ऐसा तरीका है जिससे याद करने में हमें मतलब टाइम नहीं लगेगा, क्विक याद हो जाएगा। ठीक है ना। अब सिर्फ हमें उस बच्चे का वो लर्निंग मेथड पता हो तो हमने उस बच्चे को सिर्फ इतना बताना है, बच्चे तूने ऐसे याद करना है, बस नाम लेके रोहन, सोहन, पिंकी, शिंकी, टिंकी, पिंकी, ये 6 बच्चे हैं, इन्होंने घर जाके ऐसे काम करना है, क्योंकि ये काइनेस्थेटिक लर्नर हैं, और ये तुमने ऐसे करना है क्योंकि तुम जैसे वाले लर्नर हो, बाकियों को ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो वो तरीका इतना सा पता लग गया क्लास में, हमें पता है, हमारे पास रिपोर्ट पड़ी है सबकी, हमने उनको बुला के अलग से 1-1 मिनट तो लगानी है, बेटा तूने ऐसे याद करना है, बस बात खत्म। उसके बाद लाइफ टाइम उसकी जो एफिशिएंसी है, पहले जो काम वो 2 घंटे में कर रहा था वही काम आधे घंटे में, पौने घंटे में करना शुरू कर देगा। मतलब उसी काम को लर्न करना है, तरीका ही तो बदलना है सिर्फ हमने। फिर हमने अपनी बात को कहने का तरीका जो हम क्लास में कह रहे हैं, वो अगर हमारा सिर्फ लेक्चर मेथड है तो हमने सिर्फ इस चीज को भी गौर कर लेना है कि हमारी क्लास में कैसे बच्चे हैं। हम इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि एक क्लास हम सारी काइनेस्थेटिक लर्नर्स की इकट्ठी कर लो, अगर ऐसा हो सकता है तो। मान लो अगर हमने सेक्शन तो बनाना ही है, एक पूरी की पूरी क्लास विजुअल लर्नर्स की है, तो टेंशन ही खत्म, वहां टीचर का काम एक ही बार में काम हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि लर्निंग हमने आसान करनी है ना बेसिकली उनकी, और अपना काम भी आसान हो रहा है। तो वो मेथड्स क्या है उन पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडिटरी लर्नर की। मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑडिटरी लर्नर की होगी। जिस बच्चे का म्यूजिकल अच्छा होगा और जिसका लैंग्वेज अच्छी होगी, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अच्छा होगा, उनके पूरे चांसेस हैं कि उनका ऑडिटरी लर्नर भी अच्छा होगा। मतलब जिस बच्चे को नॉवल पढ़ने का शौक है और गानों का शौक है, समझ लो उसका ऑडिटरी लर्निंग अच्छी है। ठीक है। अब मतलब जरूरी नहीं है सबका हो, बट मोस्ट ऑफ द का मिलेगा। ऑडिटरी लर्नर की पहचान क्या है,
ऑडिटरी लर्नर की पहचान ये है कि जो जब ये बुलेट गई थी ना, जिसको इस बुलेट ने परेशान किया था अभी अभी, जिसके इरिटेशन आई थी थोड़ी थोड़ी, वो ऑडिटरी लर्नर है, समझ लो अपने आप। किसी किसी को तो पता भी नहीं चला बुलेट चली भी गई, लेकिन किसी किसी को, ठीक है। अब ये ऑडिटरी लर्नर वो होते हैं जो सुन तो टीचर की रहे होते हैं, पर नीचे अपनी कॉपी में वो ओ सी भर रहे होते हैं, काले काले कर रहे होते हैं। ये वो वाले होते हैं बेसिकली। आपको लगता है ये सुन नहीं रहे, एक्चुअली इनका सीखने का एकमात्र तरीका होता है इनके कान। इनके कान सीखते हैं, असल में इनकी जबान, इनकी आंख नहीं सीखती, कान सीखते हैं। ये वाले बच्चों को पढ़ने के लिए या तो पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए होता है, या फिर जो बोल रहा है उसको सुनना होता है बेसिकली। वही लोग जिनको बुलेट ने परेशान किया, उन्हीं को ये पंखा भी परेशान कर रहा है, ये आवाज टिक टिक। ये भी उनको सबसे, मेरी बात से ज्यादा उनको ये सुनाई दे रहा है कि ये चुप होनी चाहिए, बाकी काम छोड़ो। वो उनकी कमरे में मम्मी एंटर करती है ना, मान लो 2 बार एंटर कर लिया, मम्मी प्लीज यार दरवाजा बंद करो, अंदर मत घुसना बस। अब दे आर द काइंड्स। वो किड्स हैं जो वाकई पढ़ना चाह रहे थे और उस वक्त बाहर शोर आ रहा है, टी टी पी पी, बाकी बाहर हॉर्न बजेगा, बजते बता देगा पड़ोस वाले अंकल आए हैं, सोन अंकल आए हैं, 111 वाले आए हैं, कि पापा आए हैं, कि मामा जी आए हैं, कौन आए हैं, सब पता उनको। हॉर्न बजते ही, गाड़ी की आवाज से पता लग जाएगा इनको। दे आर द किड्स। ये वो लोग होते हैं जो बोलते हैं तू काम कर लेना बैठ के, वो कहेगा मम्मी आप समझा दो, मम्मी ने समझाया अब कर ले, कहता हो गया सुन लो, है ना। ऐसे बच्चे आपसे एक बार सुनना चाहेंगे और सुनते ही उनको क्विक याद हो जाएगा। इनको याद नहीं हो रहा है तो इसके 2-3 तरीके हैं। पहला, इनको बोलो बोल बोल के करो, क्योंकि बोलेंगे तो खुद की आवाज सुनाई देगी। दूसरा, अपने बोले हुए को रिकॉर्ड कर लो, जो किताब में लिखा हुआ है ना, हेडफोन लगा के, आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन है, नहीं है तो छोटे छोटे जैसे मेरे पास रखा हुआ है डिक्टाफोन सा छोटा छोटा, ऐसा रखो और जो भी बोल रहे हो उसको रिकॉर्ड करके रखो, पॉकेट में डाल के बोलते रहो, बोल बोल के करो। उसके बाद रात को पढ़े हेडफोन लगा के सुनते रहो, अपने आप याद हो जाएगा। नथिंग टू डू विद बुक्स। क्लियर ना। ऐसे बच्चे, इवन आप कुछ एक्टिविटी क्लास में कर रहे हो और बच्चे के पास उसका रिकॉर्डेड वर्जन अगर पड़ा हुआ है, वो बच्चा जब उसको सुनेगा तो आपकी हर एक्टिविटी अपने आप याद आ जाएगी, उसको जरूरत ही नहीं है। सो इट्स वेरी इजी, बोलकर करना है, सिंपल। पिन ड्रॉप साइलेंस इज नॉट पॉसिबल इन दिल्ली। यहां तो पॉसिबल ही नहीं है ना, हर किसी का घर गली के मुहाने पे है, तो पी पी टी टी तो रहेगी। तो उससे बचने का तरीका हेडफोन लगा के सुनो। ऐसे बच्चे आमतौर पे डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए ना टीवी या रेडियो चला लेते हैं, कह रही है क्या कर रहा है तू, गाने सुन रहा है कि ये कर रहा है। उसको नहीं पता कि ये कंसंट्रेशन का सबसे आसान तरीका है उन बच्चों के लिए। नेक्स्ट, ये बच्चे और अगर कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो अपने कमरे में वो वाला म्यूजिक लगा सकते हैं, जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक रघुपति राघव वाला बजती रहती है ट्यून पीछे से ना, दूसरे वाली ओम ओम साईं राम टाइम पे कुछ भी बजता रहे, मतलब एनी टाइम, एंड द कंसंट्रेशन इज ओवर, मतलब डन, एवरीथिंग इज फाइन। एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी जैसे ही ये पता लग गया कि ही इज द ऑडिटरी लर्नर। ठीक है जी, फर्स्ट। सेकंड टाइप है काइनेस्थेटिक लर्नर। ये वाले बच्चे होते हैं, इनके जबान और इनके कान नहीं सीखते, इनके हाथ पैर सीखते हैं। मतलब ये तब तक नहीं सीखेंगे जब तक अपने हाथ से नहीं कर लेंगे। जैसे आमतौर पे हम कहते हैं कि लिख लिख के देखो, इनके लिए काम करता है, लिख लिख के देखो। ऑडिटरी वालों के लिए नहीं करता, इनके लिए करता है। तो इन बच्चों की खासियत क्या है, इन बच्चों को जो काइनेस्थेटिक लर्नर हैं, इनको कभी भी किसी और के नोट से याद नहीं होंगे। अगर आप देखते हो, अगर आप चाहते हो कि ये गाइड से याद कर लें, ये किसी के नोट्स फोटोकॉपी करके ले आए वहां से याद कर लें, या किताब में से नोट कर लें, इनको कभी याद नहीं होगा। इनको अगर याद होगा तो अपने लिखे हुए से होगा। यानी अगर 11वीं 12वीं में बच्चा पहुंच गया है और वो काइनेस्थेटिक लर्नर है, तो उसको बताना पड़ेगा बेटा 3 किताबों में से छांट के जो जो तेरे को चाहिए अपनी कॉपी में तेरे को लिखना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। एक बार लिख ले बस, अगली बार तो तू उसकी पर्ची बनाएगा, पर्ची बनाते बनाते याद हो जाएगा। होगा ना ऐसा कोई बंदा जरूर, जो बनाने की याद नहीं था, पर्ची बनाने लगा और उसको पर्ची बनाते बनाते याद हो गया। ही इज द काइनेस्थेटिक लर्नर, समझो। तो ये पक्का है, इनको अगर कुछ याद होगा तो सिर्फ अपने लिखे हुए से ही होगा। तो इनका मतलब क्या है, क्लासरूम में ऑडिटरी लर्नर से सुन लो खड़ा करके,
या बुलवा दो, या उनको बोलो तू समझा दे सबको। और काइनेस्थेटिक लर्नर वालों से लिखवा लो 2 बारी, बस कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना, 2 बार लिखवा दो काइनेस्थेटिक लर्नर से, अपने आप याद है, समझो पेपर में अपने आप हाथ अपने आप चले। ये वो बच्चे होते हैं जो पेपर करते 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 एकदम पीछे पलट के जाएंगे, 3 पेज पलट के वहां ठीक करके फिर आ जाएंगे। होता ना ऐसा, बिना सोचे समझे अपने, क्योंकि इनके हाथ ऑटोमेटिकली वहीं पहुंचते हैं, इनको सोचना नहीं होता, कुछ भी दिमाग से काम नहीं करते, हाथ से करते हैं ये। दे लर्न फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। ठीक है जी, लर्निंग बाय डूइंग इज द वे, जिनको हम कहते हैं ना लर्निंग बाय डूइंग, ये वो बच्चे होते हैं। तीसरा विजुअल लर्नर होता है, वो विजुलाइज करके सीखता है, मतलब वो फोटो खींचता है पहले तो, जो भी याद करने को दिया हुआ है देख लिया, लो सुन लो, सुनाने लगा, तीसरा नंबर वाला भूल गया, तीसरा पॉइंट, मम्मा एक बार बस तीसरा, एक छोटा सा बता दो बस, थोड़ा सा, ये वाले वो होते हैं, वो थोड़ा सा बताया फिर पूरी रेल बना देंगे, ये वो हैं रट्टेबाज, हाईली रट्टेबाज, तगड़े। इनको वो चीज याद होगी जिसकी फिल्म ये दिमाग में चला सकते हैं आंख बंद करके, वो तो चीज इनकी पहली बार में याद हो जाएगी। जो इन्होंने फिल्म में देख लिया, इनको मूवी देखने का भी शौक होता है, कार्टून देखने का भी होता है, वीडियो गेम खेलने का भी होता है। जो इन्होंने कार्टून की शक्ल में देख लिया वो तो ये कभी नहीं भूलेंगे, बट जो ये किताब में पढ़ रहा है वो उनको कभी याद नहीं रहेगा। दैट्स वाई विजुअल मेथड इज द ओनली वे, स्मार्ट क्लास इज द ओनली वे, यूट्यूब लेसन इज द ओनली वे। करके दिखा दो इनको धरती कैसे घूम रही है, इनको जब तक आप नहीं बताओगे, ऑडिटरी लर्नर को याद हो जाएगा कि धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही है, काइनेस्थेटिक लर्नर को लिखवा दो उसको याद हो जाएगा, बट ऑडिटरी लर्नर जब तक देख नहीं लेगा तब तक ये सोच रहा है कि घूमती कैसे है, समझ में नहीं आ रही। उनको एक बार दिखाना ही पड़ेगा कि धरती सूरज के चारों तरफ कैसे घूमती है। एक बार दिखा दिया कि अपने एक्सिस पे ऐसे घूमती है और सूरज के चारों तरफ ऐसे घूमती है, एक बार दिखा दो बस, उसके बाद डन, काम खत्म। सो आपको उनके लिए वीडियो लेक्चर्स अरेंज करने पड़ेंगे। वो चीज जो बता रहे हो वो सामने दिखनी चाहिए, एटम, मॉलिक्यूल, कुछ भी दिखा रहे हो वो सामने दिख रहा है तो अगले को याद होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो नहीं याद होगा, इट्स गारंटीड। ठीक है जी, डन, इट्स ऑल। जी जो ड्राइंग की बात बताता हूं, जिन बच्चों की बचपन में ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, दे आर नॉट मेंट टू बी आर्टिस्ट। जिनकी बहुत वाहियात कलरिंग होती है ना, बहुत ही खराब कर, दे आर जेन्युइन आर्टिस्ट। और हमारे यहां उल्टा है ना, हमारे यहां ट्रेंड ही उल्टा है। हम जो बच्चों की कलरिंग बचपन में अर्ली स्टेज पे जिनकी जितनी खराब हो, ये समझ लो वो उतना ही गजब का आर्टिस्ट है। फिर उसके बाद अपने टेस्ट तो अब तो वैलिडेट कर सकता है, अब तो ये बता ही देगा कि यस वाकई ही यस। और जो 9th क्लास से था फिर उससे बात करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि अब उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे, बट 11th में आया तो पेरेंट्स ने कहा ठीक है जहाँ तेरा इंटरेस्ट है कर लो। तो अब उसका टेस्ट करवाया हमने पीछे, तो उसका विजुअल कम आया और इंट्रा ज़्यादा आया। हाँ, विजुअल कम है, देन ही इज नॉट एन आर्टिस्ट, बाकी पता लग जाएगा। अच्छा करता है सर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा नहीं करता, वो बहुत अच्छी कॉपी करता है सिर्फ। जिसका विजुअल लो है वो सिर्फ कॉपी कर सकता है। हाँ जी, यस प्लीज। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुन के उनको समझ आ जाता है, जी जी, बट जब तक हम उनसे लिखवाए ना वो प्रॉपर्ली, तब तक वो चीज़ याद नहीं रहती है। हाँ देखिए, सुन के काइनेस्थेटिक और ऑडिटरी दो डोमिनेटिंग हो सकते हैं बराबर बराबर। ये भी तो कॉम्बिनेशन पे तो डिपेंड करेगा ही ना, कि अगर मान लो काइनेस्थेटिक ऑडिटरी है तो उनसे लिखवाना भी पड़ेगा ऑब्वियसली। और एक और बात है, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, कई बार पेरेंट्स ये सोच लेते हैं जैसे काइनेस्थेटिक वाला बच्चा, काइनेस्थेटिक वाले को छोड़ करके जो ऑडिटरी लर्नर है और जो विजुअल लर्नर है, अब काइनेस्थेटिक जिसका लो है वो बच्चा ऐसा है जो लिखना ही नहीं चाहेगा, जिसका लिखने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब अगर लिखने में इंटरेस्ट नहीं है ना, तो दिक्कत क्या आएगी कि ऐसे बच्चों का पेपर नहीं पूरा होता, कभी भी इनका पेपर अधूरा रह जाएगा। तो जिनका पेपर अधूरा रह जाएगा उसका तरीका यह है कि उनको अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज में उनको हफ्ते में एक दिन ऐसा देना पड़ेगा कि तुमको 3.5 घंटे कंटिन्यूअस लिखना है, कॉपी करना है, याद कुछ नहीं करना तुमने, सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम 3.5 घंटे का है। उन बच्चों के साथ दिक्कत ये होती है कि रूटीन लाइफ में वो लिखने की आदत नहीं होती, याद वैसे ही हो जाता है, और आदत नहीं होती तो पेपर में आधे घंटे बाद ही उनका हाथ दुखने लग जाता है।
तो उनको फिर हमने डेली का 1 घंटा आधा घंटा लिखने की प्रैक्टिस देनी है ताकि उनका हाथ ना दुखे। याद कराने के लिए नहीं लिखवाना, जैसे हम कह रहे हैं कि लिख लिख के देखो याद हो जाएगा, ऐसे नहीं होता उनको याद, लिख लिख के नहीं होता उनको, लेकिन लिखना क्योंकि जरूरी है 3 घंटे लगातार, तो उसके लिए हमें वो एक एनवायरनमेंट सा देना पड़ेगा कि वो कि उनको बोलो कि तेरे को ये तब तक लिखते रहना है जब तक तू 3 घंटे लगातार लिखने की तेरे को आदत ना पड़ जाए। तू हमको लगातार 5 बार लिख के दिखा दे, उसके बाद तू बेशक मत लिखियो। फिर वो उसमें आप कंपटीशन कर सकते हो 5 बच्चों का कि तुम बैठो और ये कॉपी करके दो मुझे, देखते हैं 1 घंटे में कौन ज्यादा लिखता है, देखते हैं 1 घंटे में कौन ज्यादा वर्ड्स लिखता है, देखते हैं 1 घंटे में कौन सुंदर लिखता है, देखते हैं ऐसे करके अलग अलग, कभी सुंदरता का लगा दिया, कभी स्पीड का लगा दिया, कभी टाइम का लगा दिया कि कौन ज्यादा टाइम तक लिख सकता है, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा टाइम तक लिख सकता है। सिर्फ जी वैसे वो लिख के लर्न नहीं कर सकता, हाँ। लिख के कहीं नीलाम कर लेता है, जो लिख के नहीं देगा। जो काइनेस्थेटिक पूरा कर रहा है। जो काइनेस्थेटिक लर्नर है वो लिखने में उसको मजा आता है, उसको लिखे बिना वो काइनेस्थेटिक लर्नर नहीं है। फिर तो बैठ के तो आएंगे 1 मिनट भी, फिर वो एनर्जी लेवल आगे आएगा, और भी टॉपिक है। क्योंकि बैठना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वैसे लर्न कर लेगा, लेकिन उसको बोलो ना कि लिख के दिखा दे। और भी टॉपिक है, और भी टॉपिक है, वो बताऊंगा मैं जी। जी सर प्रॉब्लम ये है कि ये वजह से वो स्कूल में क्लास में भी काम नहीं करता, तो हम उसे अलग से भी बिठाते हैं क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट भी करते हैं, तो पेपर भी कंप्लीट नहीं होता है, जबकि उसकी देखिए जो हाथ में, एक तो ये पता चल, देखिए 2 चीजें होती हैं, एक हाथ में पसीना आ रहा है, इट्स ए मेडिकल प्रॉब्लम। अगर उसका काइनेस्थेटिक, ही इज ए काइनेस्थेटिक लर्नर और तब आ रहा है पसीना, काइनेस्थेटिक लर्नर कभी भी लिखने का बहाना नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि काइनेस्थेटिक लर्नर को तो मजा ही लिखने में आता है। वो तो एवं ही टीचर कह रहा है, सुन लो, आप में से कितने सारे होंगे जिनका जी कर रहा होगा यार कुछ तो लिखने को मिल नहीं रहा, लिखता हूं, लिखे बिना उनका जी नहीं करेगा। उनको तो वो तो फोन पे बात कर रहे होते हैं और नीचे वो सारे नोट्स बना रहे होते हैं कि फोन पे बात क्या हो रही है, अगर कॉपी पेन हाथ में हो तो उस वक्त। जो काइनेस्थेटिक लर्नर की तो ये आदत होती है, काइनेस्थेटिक लर्नर वुड लव टू राइट, अगर वो लिख नहीं रहा है तो दोनों फैक्टर में से हमें ये फाइंड करना है कि वेदर उसका काइनेस्थेटिक लो है इसीलिए वो बचने की कोशिश कर रहा है, या उसको मेडिकल कोई दिक्कत है। वो अपना जो हम टेस्ट करेंगे उसमें पता चल ही जाएगा, और दूसरी प्रॉब्लम अगर मेडिकल है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, देन उसके पेरेंट्स। आई थिंक इट्स ऑल क्लियर फॉर टुडे। हम जो नेक्स्ट 3 टॉपिक रह गए हमारे, एक सारे क्वेश्चंस IQ, AQ, CQ, EQ, एक सारे वो एक्वायरिंग सेंसिटिविटी के बच्चा झूठ नहीं बोलना, वो बात को अपने जीवन में कैसे उतारेगा, इस टाइप की चीजें वो एक्वायरिंग कैसे करेगा चीजों की, और तीसरा एनर्जी लेवल ऑफ द ब्रेन। ये 3 टॉपिक हैं। इसके बाद आपके पास, आपके सामने एक एक बच्चा, एक एक इंसान की हर चीज क्रिस्टल क्लियर सामने आ जाएगी, व्हाट वी हैव टू डू, एंड यू लिसन वेरी केयरफुली। थैंक यू वेरी मच। Okay, so next session, so we'll have it in the next week or when you want, like, so आप लोग date decide करके आप मुझे दे दीजिए, then we will decide the date, and second जो सर वो जो इनका टेस्ट का है वो कैसे इनको information मिलेगा टेस्ट का, वो बाद में we'll do it later. Okay. और जो स्ट्रीम का डिसाइड करना है वो 10th की और 11th की टीचर्स इसी की जो है इसको यूज़ करके, वो पैशन टेस्ट यूज़ करके दे आर गोइंग टू डिसाइड द स्ट्रीम फॉर अ टाइमिंग, एंड आफ्टर टेस्ट हम लोग उसको जब फाइनल हो जाएगा उसके बाद वी विल डिसाइड द फाइनल स्ट्रीम। तो वो आपको टाइम टेबल में थोड़ा इस तरह से करना होगा कि कुछ चेंजेस आ सकते हैं आफ्टर बिफोर फर्स्ट टर्म। And before going, just we would like that some of the teachers from from all unit, 2 teachers from all unit, just do the gratitude. Thanks करेंगे, just because we are starting this thing, that we have to be in the attitude of gratitude. तो आप 2 teachers, any teachers can speak that I am gratitude for 2. You have to speak. Just 2 teachers from each unit. I think 2 teachers from senior, 2 from senior secondary, ma'am. So we can start with you. आप लोग तो कर ही दीजिए. Thanks. I'm very grateful to you, sir,
for to the management for arranging such seminar, and Balhara sir also, because today we have very much clear with the multiple intelligences as well personalities, which will really help us to recognize the child capability, and accordingly we can work for the child very fit. Thank you so much. I owe my gratitude to Dr. Balhara and Sir for enlightening our knowledge, and definitely will bring the things in our practical life. Thank you so much, Sir. Heartfelt gratitude to each and everyone being here. Apart from Principal Sir and Dr. Balhara, we have many other series of thanking. Especially I was observing cameramen. The time Sir was moving to and fro from here and there, he was continuously in that motion. So my gratitude to you, Sir, also, and you also. Thank you so much. From the secondary team, I would like to pay my regards to the management, to Mr. Balhara, for enlightening us with the heightened ideas for leading to the development of the child. Obviously, through earlier sessions, we were told that we are limitless, but now we are told that you are a precious pearl which can create another pearl in the limited society called school. Thank you, sir, for enlightening us. Thank you so much. I feel gratitude towards my management, who always keep such seminars for us that we feel enlightened, and we always become more knowledgeable and more enlightened, and we all feel gratitude towards Mr. Balhara, who has really given us so much knowledge. Thank you so much, sir. And we feel that in next sessions also we'll do the same. Thank you so much, sir. Good afternoon, everybody. My heartfelt gratitude to God Almighty first for providing me such a good platform, so that I feel proud today to be a teacher, because I have so many souls who I think I have to take care of. Thank you, God, for making me a teacher. Then my gratitude to our principal, sir, for providing us all such a platform that where we learn, enhance, and try to get the best out of our students. My gratitude to sir for coming here for such a motivational seminar and inspiring us to be the best teachers. I thank everybody here who was with us and your support. Thank you all.